हेलो दोस्तों, मैं हूं बीडी वैष्णव और ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रवास के सामान्य नियम। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय। दोस्तों, 1960 के दशक में भूगोल में एक मात्रात्मक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, भूगोलवेत्ताओं में सिद्धांतों एवं मॉडल बिल्डिंग की ओर रुझान बढ़ा। लेकिन जहाँ कहीं भी भूगोलवेत्ताओं ने अत्यधिक गतिशील तत्व का अध्ययन किया तो उन्होंने वहाँ पाया कि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, यानी कि भूगोल के सिद्धांत और मॉडल का निर्माण करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जहाँ जनसंख्या के अनेक गतिशील पहलुओं का अध्ययन होता है, इस बात का एक उदाहरण है। यानी कि जनसंख्या भूगोल या मनुष्य की को लेकर अगर हम कोई सिद्धांत या मॉडल बनाएंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। और कारण यही है कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार को निश्चित सिद्धांत में बांध पाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार हर समय बदलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम किसी एक सिद्धांत में अगर एक व्यवहार को लेते हैं और उसका अगर व्यवहार परिवर्तन है तो वो सिद्धांत उस पर सही नहीं बैठ पाता है। इसी संदर्भ में देखें तो हम्फ्रे नामक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि प्रवास अपने नियम विहीनता के लिए प्रसिद्ध है, न कि नियमबद्धता के लिए। यानी कि प्रवास किसी एक नियम में बंधकर नहीं होता है, ये तो पूरी तरह से नियम विहीन है। आगे बात करें तो रेवेंस्टीन ने 1885 ईस्वी में प्रवास से संबंधित कुछ सामान्य नियम और परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा किया गया यह प्रथम प्रयास था। इसके अलावा ली नामक विद्वान है, जिन्होंने भी कुछ सामान्य नियम दिए थे। यहाँ पर हम रेवेंस्टीन के जो सामान्य नियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है प्रवास और दूरी। इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो प्रवासी होते हैं वो छोटी दूरी तक संचरण करते हैं, यानी कि छोटी दूरी तक ही प्रवास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन होता है और जिससे एक प्रवास धारा का जन्म होता है। इस प्रवास की धारा जो है उसकी दिशा वृहत व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों की ओर होती है, क्योंकि उनमें प्रवासियों को धारण करने की क्षमता होती है। इसमें दो अर्थ निहित हैं। प्रथम है दूरी क्षय कार्य। इसका मतलब होता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा में कमी आती रहती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग प्रवास कम करते हैं। और दूसरा आता है लंबी दूरी के प्रवासियों में बृहत व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों की या औद्योगिक नगरों की वरीयता। यानी कि लोग अगर लंबी दूरी पर प्रवास करते हैं तो वो ये देखते हैं कि कहाँ पर उनको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, कहाँ पर रोजगार अच्छा है, कहाँ पर अधिक वेतन मिलेगा। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, नगरों को वरीयता देना शुरू कर देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है पदानुक्रम प्रवास। तीव्र गति से अगर बढ़ते हुए नगरों की बात करें तो उसके जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है, रिक्तियाँ होती है, यानी कि वहाँ के जो पद है, जो स्थान है वो खाली हो जाते हैं। और उन्हें पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, दूरस्थ यानी कि काफ़ी दूर क्षेत्रों से क्या प्रवासी आते हैं और उन रिक्तियों को पूर्ति कहते हैं। और यह तब तक होता रहता है जब तक कि किसी बड़े नगर का प्रभाव कई चरणों में होता हो दूरस्थ तक नहीं पहुंच जाता है। यानी कि जब तक अगर कोई नगर प्रभावित रूप से उन क्षेत्रों की ओर विकसित नहीं होता है तब तक ये इस प्रकार का प्रवास होता रहता है। और जो छोटे नगर हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी रिक्तियाँ भी पूर्ण होती रहती है। इसमें क्या होता है कि पहले ग्रामीण लोग तीव्र गति से बढ़ते हुए अपने समीपवर्ती जो नगर हैं वहाँ पर एकत्रित होते हैं या फिर वहाँ पर प्रवास करते हैं। और यह प्रवास सबसे पहले ग्रामीण से लघु नगर में होता है और फिर लघु नगर से बृहत नगर की ओर बढ़ता जाता है। अगला हमारा पॉइंट आता है धारा और प्रतिधारा। प्रत्येक प्रवास की जो मुख्य धारा है वो क्षति प्रति हेतु प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है जब किसी बड़े नगर में प्रवास बहुत अधिक संख्या में होता है तो वहाँ पर अनेक समस्याएं आने लगती है, जिससे लोग छोटे नगरों और गांवों की ओर पुनः लौटने लगते हैं और वहाँ की रिक्तियों को पूर्ण करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है
ग्राम नगर विभेदन। ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास की भावना निम्न होती है, यानी कि नगरीय जो लोग हैं वो प्रवास बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि नगरीय लोगों को जीवन जीने की सभी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको पलायन की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो मुख्य रूप से रोजगार है, उच्च शिक्षा है आदि के लिए क्या करते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में प्रवास करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है स्त्रियों की बहुलता। इसमें लघु दूरी प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य होता है, यानी कि जो छोटी दूरी का जो प्रवास होता है उसमें स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा प्रवास करती है। और लंबी दूरी के प्रवास की बात करें तो उसमें पुरुष ही केवल होता है जो लंबी दूरी का प्रवास करता है, वो भी जोखिम उठाता है। स्त्रियां केवल उतनी ही दूरी तक प्रवास करती है जहां से वो अपने घर पर रोज आसानी से कार्य करके आ सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों को घर का कार्य भी देखना है और रोजगार भी करना है, तो उनको सिर्फ इतनी दूरी पर प्रवास करना उचित लगता है जहां से वो क्या है कि समय पर अपने घर पर वापस आ सके। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिक प्रगति और प्रवास। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता है वैसे वैसे ही प्रवास की मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के कारण ही गांव के ही लोग नहीं बल्कि नगरों के लोग भी क्या करते हैं, महानगरों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी और तकनीकी के कारण कार्य करना काफ़ी आसान हो जाता है और जिसके कारण क्या करते हैं कि लोग प्रवास करते हैं। अंतिम हमारा बिंदु है प्रवास के प्रेरक। अगर मुख्य रूप से हम प्रवास के प्रेरक की बात करेंगे तो वो आर्थिक उद्देश्यों को प्राथमिक रूप से या प्राथमिकता देता है, यानी कि प्रवास का जो प्रेरक है वो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि के लिए या धन कमाने के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए ही किया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रवास के प्रेरक हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा हो गया, चिकित्सा, मनोरंजन आदि के कारण क्या करते हैं, लोग प्रवास करते हैं। दोस्तों, अगर उपर्युक्त वर्णन से हम निष्कर्ष निकालें तो रेवेनस्टीन का जो प्रवास जो मॉडल है, जो सिद्धांत है, वो अधिकांश सिद्धांत समय के साथ साथ सत्य हुए हैं, यानी कि इसके जो नियम हैं वो समय के साथ साथ हमेशा सत्य हुए और वर्तमान में भी इन्हीं नियमों के आधार पर प्रवास होता है। धन्यवाद दोस्तों।